नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास गोदान का 10वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछले भाग की कहानी। शिकार पर मिस्टर मेहता मालती से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। मालती उनकी बातों को हल्के में लेकर हंसी मजाक शुरू कर देती है। शिकार के ही क्रम में वे दोनों एक गंवारी युवती से मिलते हैं और वो उन्हें अपने घर ले जाकर उनकी सेवा शुश्रूषा करती है। मेहता को उस पर प्रसन्न देखकर मालती को उससे बहुत जलन होने लगती है और वो उससे अच्छा व्यवहार नहीं करती है। उसकी बातों से मेहता को बहुत आश्चर्य होता है। मालती का यह रूप उन्होंने कभी नहीं देखा था। दोनों युवतियों में कितना अंतर है। एक शांत और दया की मूर्ति, निस्वार्थ सेवा करने वाली, और दूसरी बात बात पर गर्म होने वाली। अब सुनते हैं आगे की कहानी। मालती 2-3 कदम चली गई तो मेहता ने युवती से कहा, अब मुझे आज्ञा दो बहन, तुम्हारा यह नेक, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा हमेशा याद रहेगी। युवती ने दोनों हाथों से सजल नेत्र होकर उन्हें प्रणाम किया और झोपड़ी के अंदर चली गई। दूसरी टोली राय साहब और खन्ना की थी। राय साहब तो अपने उसी रेशमी कुर्ते और रेशमी चादर में थे, मगर खन्ना ने शिकारी सूट डाला था, जो शायद आज के लिए ही बनवाया गया था, क्योंकि खन्ना को आसामियों के शिकार से इतनी फुर्सत कहाँ थी कि जानवरों का शिकार करते। खन्ना ठिगने एक हरे रूपवान आदमी थे। गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी आंखें, मुंह पर चेचक का दाग और बातचीत में बड़े कुशल। कुछ दूर के बाद खन्ना ने मिस्टर मेहता का जिक्र छेड़ दिया, जो कल से ही उनके मस्तिष्क में राहु की भांति समाये हुए थे। बोले, यह मेहता भी कुछ अजीब है, मुझे तो कुछ बना हुआ सा मालूम होता है। राय साहब मेहता की इज्जत करते थे और उन्हें सच्चा और निष्कपट आदमी समझते थे, पर खन्ना से लेन देन का व्यवहार था। कुछ स्वभाव से शांत प्रिय भी थे। विरोध न कर सके। बोले, मैं तो उन्हें केवल मनोरंजन की वस्तु समझता हूँ, कभी उनसे बहस नहीं करता, और करना भी चाहूँ तो उतनी विद्या कहाँ से लाऊं। जिसने जीवन के क्षेत्र में कभी कदम ही नहीं रखा, वह अगर जीवन के विषय में कोई नया सिद्धांत आलापता है तो मुझे उस पर हंसी आती है। मजे से 1000 महावर फटकारते हैं, न जोरू न जाथा, न चिंता न बाधा। वह दर्शन न बघारे तो कौन बघारे। आप निर्द्वंद रहकर जीवन को संपूर्ण बनाने का स्वप्न देखते हैं। ऐसे आदमी से क्या बहस किया जाए। मैंने सुना है चरित्र का अच्छा आदमी नहीं है। बेफिक्री में चरित्र अच्छा रह ही कैसे सकता है। समाज में रहो, समाज के कर्तव्यों और मर्यादाओं का पालन करो, तब तो पता चले। खन्ना, मालती न जाने क्या देखकर उन पर लट्टू हुई जाती है। राय साहब, मैं तो समझता हूं वह केवल तुम्हें जला रही है। मुझे वह क्या जलाएगी, मैं तो उन्हें खिलौने से ज्यादा नहीं समझता। यह न कहो मिस्टर खन्ना, मिस मालती पर तो तुम जान देते हो। यूं तो मैं भी आपको यही इल्जाम दे सकता हूं। मैं तो सचमुच खिलौना समझता हूं, आप ही उन्हें प्रतिमा बनाए हुए हैं। खन्ना ने जोर से कहा मारा, हालांकि हंसी की कोई बात न थी। अगर 1 लोटा जल चढ़ा देने से वरदान मिल जाए तो बुरा क्या है। अब की राय साहब ने जोर से कहा मारा, जिसका कोई प्रयोजन न था। तब आपने उस देवी को समझा ही नहीं। आप जितनी ही उसकी पूजा करेंगे उतना ही वह आपसे दूर भागेगी, जितना ही दूर भागिएगा उतना ही आपकी ओर दौड़ेगी। तब तो उन्हें आपकी ओर दौड़ना चाहिए था। मेरी ओर? मैं उस रसिक समाज से बिल्कुल बाहर हूं मिस्टर खन्ना, सच कहता हूं। मुझ में जितनी बुद्धि, जितना बल है, वह इस इलाके के प्रबंध में ही खर्च हो जाता है। घर में जितने प्राणी हैं सभी अपनी अपनी धुन में मस्त, कोई उपासना में, कोई विषय वासना में, कोई काहू में मगन, कोई काहू में मगन, और इन सब अजगरों को भक्ष्य देना मेरा कर्तव्य है। मेरे बहुत से ताल्लुकेदार भाई भोग विलास करते हैं, यह सब मैं जानता हूं, मगर वह लोग घर फूंक कर तमाशा देखते हैं। कर्ज का बोझ सिर पर लदा जा रहा है, रोज डिग्रियां हो रही हैं, जिससे लेते हैं उसे देना नहीं जानते, चारों तरफ बदनामी। मैं तो ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा समझता हूँ। मालूम नहीं किस संस्कार से मेरी आत्मा में जरा सी जान बाकी रह गई, जो मुझे इस देश और समाज के बंधन से बांधे हुए है। सत्याग्रह आंदोलन छिड़ा था, मेरे सारे भाई शराब कबाब में मस्त थे, मैं अपने को न रोक सका, जेल गया और लाखों रुपए की जेरबाई उठाई, और अभी तक उसका तावान दे रहा हूँ।
मुझे उसका पछतावा नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे उसका गर्व है। मैं उस आदमी को आदमी नहीं समझता जो देश और समाज की भलाई के लिए उद्योग न करे और बलिदान न करे। मुझे क्या अच्छा लगता है कि निर्जीव किसानों का रक्त चूसूं और अपने परिवार वालों की वासनाओं की तृप्ति के साधन जुटाऊं। मगर करूं क्या? जिस व्यवस्था में पला और जिया, उससे घृणा होने पर भी उसका मोह त्याग नहीं सकता और उसी चरखे में दिन रात पड़ा रहता हूं कि किसी तरह इज्जत आबरू बची रहे और आत्मा की हत्या न होने पाए। ऐसा आदमी मिस मालती क्या किसी भी मिस के पीछे नहीं पड़ सकता, और पड़े तो उसका सर्वनाश ही समझिए। हाँ, थोड़ा सा मनोरंजन कर लेना दूसरी बात है। मिस्टर खन्ना भी साहसी आदमी थे, संग्राम में आगे बढ़ने वाले। 2 बार जेल हो आए थे, किसी से दबना न जानते थे, खद्दर न पहनते थे और फ्रांस की शराब पीते थे। अवसर पड़ने पर बड़ी बड़ी तकलीफें झेल सकते थे। जेल में शराब छुई नहीं और A क्लास में रहकर भी C क्लास की रोटियां खाते रहे, हालांकि उन्हें हर तरह का आराम मिल सकता था। मगर रण क्षेत्र में जाने वाला रथ भी तो बिना तेल के नहीं चल सकता। अपने जीवन में थोड़ी सी रसिकता लाजमी थी। बोले, आप सन्यासी बन सकते हैं, मैं तो नहीं बन सकता। मैं तो समझता हूँ जो भोगी नहीं है वह संग्राम में पूरे उत्साह से नहीं जा सकते। जो रमणी से प्रेम नहीं कर सकता उसके देश प्रेम में मुझे विश्वास नहीं है। राय साहब मुस्कुराए। आप मुझे पे आवाजें कसने लगे। आवाज नहीं है, तत्व की बात है। शायद हो। आप अपने दिल के अंदर बैठकर देखिए तो पता चले। मैंने तो बैठकर देखा है और आपको विश्वास दिलाता हूं कि वहां और चाहे जितनी भी बुराइयां हों, विषय की लालसा नहीं है। तब तो मुझे आपके ऊपर दया आती है। आप जो इतने दुखी और निराश और चिंतित हैं, इसका एकमात्र कारण आपका निग्रह है। मैं तो यह नाटक खेल कर रहूंगा, चाहे दुखांती क्यों न हो। वह मुझसे मजाक करती है और दिखाती है कि मुझे तेरी परवाह नहीं, लेकिन मैं हिम्मत हारने वाला मनुष्य नहीं हूं। मैं अब तक उसका मिजाज नहीं समझ पाया, कहाँ निशाना ठीक बैठेगा इसका निश्चय न कर सका। लेकिन वह कुंजी शायद ही आपको मिले, मेहता शायद आपसे बाजी मार ले जाए। एक हिरण अपनी कई हिरनियों के साथ चर रहा था, बड़े सींगों वाला, बिल्कुल काला। राय साहब ने निशाना बांधा। खन्ना ने रोका। क्यों हत्या करते हो यार, बेचारा चर रहा है, चरने दो। धूप तेज हो गई है, आइए कहीं बैठ जाएं, आपसे कुछ बातें करनी है। राय साहब ने बंदूक चलाई, मगर हिरन भाग गया। बोले, एक शिकार मिला भी तो निशाना खाली रह गया। खन्ना, एक हत्या से बचे। आपके इलाके में ऊख होती है? राय साहब, बड़ी कसरत से। खन्ना, तो फिर क्यों ना हमारे शुगर मिल में शामिल हो जाइए। हिस्से धड़ाधड़ बिक रहे हैं, आप ज्यादा नहीं 1000 हिस्से खरीद लें। राय साहब, गजब किया, मैं इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा। खन्ना, इतने नामी इलाकेदार, आपको रुपयों की कमी? कुछ 50,000 ही तो हैं, उनमें अभी सिर्फ 25% ही देना है। नहीं भाई, मेरे पास इस वक्त बिल्कुल रुपये नहीं है। खन्ना, रुपये जितने चाहिए मुझसे ले लीजिए, बैंक आपका है। हाँ, अभी आपने अपनी ज़िंदगी इंश्योर न कराई होगी, मेरी कंपनी में एक अच्छी सी पॉलिसी ले लीजिए। 100-200 रुपये तो आप बड़ी आसानी से हर महीने दे सकते हैं और इकट्ठी रकम मिल जाएगी, 40-50 हज़ार। लड़कों के लिए इससे अच्छा प्रबंध आप नहीं कर सकते। हमारी नियमावली देखिए, हम पूर्ण सहकारिता के सिद्धांत पर काम करते हैं। दफ्तर और कर्मचारियों के खर्च के सिवाय नफ़े की 1 पाई भी किसी के जेब में नहीं जाती। आपको आश्चर्य होगा कि इस नीति से कंपनी कैसे चल रही होगी। मेरी सलाह से थोड़ा सा स्पेकुलेशन पर काम करना शुरू कर दीजिए। यह जो आज सैकड़ों करोड़पति बने हुए हैं, सब इसी स्पेकुलेशन से बने हैं। रुई, शक्कर, गेहूं, रबर, किसी जींस का सट्टा कीजिए, मिनटों में लाखों का वारा न्यारा होता है। काम जरा अटपटा है, बहुत से लोग गच्चा खा जाते हैं, लेकिन वही जो अनाड़ी हैं। आप जैसे अनुभवी, सुशिक्षित और दुरंदेश लोगों के लिए इससे ज़्यादा नफ़े का काम नहीं है। बाजार का उतार चढ़ाव कोई आकस्मिक घटना नहीं है, इसका भी विजन है। एक बार उसे गौर से देख लीजिए, फिर क्या मजाल की धोखा हो जाए। राय साहब कंपनियों पर अविश्वास करते थे। 2-1 बार उन्हें इसका कड़वा अनुभव भी हो चुका था, लेकिन मिस्टर खन्ना को उन्होंने अपनी आंखों से बढ़ते देखा था और उनकी कार्यदक्षता के कायल हो गए थे।
अभी 10 साल पहले जो व्यक्ति बैंक में क्लर्क था, वह केवल अपने अध्यवसाय, पुरुषार्थ और प्रतिभा से शहर में पूजता था। उसकी सलाह की उपेक्षा न की जा सकती थी। इस विषय में अगर खन्ना उसके पथ प्रदर्शक हो जाएं, तो उन्हें बहुत कुछ कामयाबी हो सकती है। ऐसा अवसर क्यों छोड़ा जाए? तरह तरह के प्रश्न करते रहे। सहसा एक देहाती एक बड़ी सी टोकरी में कुछ जड़ें, कुछ पत्तियां और कुछ फल लिए जाता नजर आया। खन्ना ने पूछा, अरे क्या बेचता है? देहाती सकपका गया, डरा कहीं बेगार में पकड़ न लिया जाए। बोला, कुछ तो नहीं मालिक, यही घास पात है। क्या करेगा इनका? बेचूंगा मालिक, जड़ी बूटी है। कौन कौन सी जड़ी बूटी है बता? देहाती ने अपना औषधालय खोलकर दिखाया। मामूली चीजें थी जो जंगल में आदमी उखाड़ कर ले जाते हैं और शहर में अत्तरों के हाथों 2-4 आने बेच देते हैं, जैसे मकोए, कंघी, हरदैया, कुकरौंधे, धतूरे के बीज, मदार के फूल, करजे, घमची आदि। एक एक चीज दिखाता था और रटे हुए शब्दों में उसके गुण भी बयान करता था। यह मकोए है सरकार। ताप हो, मंदाग्नि हो, तिल्ली हो, धड़कन हो, शूल हो, खांसी हो, एक खुराक में आराम हो जाता है। ये धतूरे के बीज है मालिक। गठिया हो, बाई हो। खन्ना ने दाम पूछा। उसने 8 आने कहे। खन्ना ने 1 रुपये फेंक दिया और उसे पड़ाव तक रखाने का हुक्म दिया। गरीब ने मुंह मांगा दाम भी नहीं पाया, उसका दुगुना पाया। आशीर्वाद देता चला गया। राय साहब ने पूछा, आप घास पात लेकर क्या करेंगे? खन्ना ने मुस्कुराकर कहा, इनकी अशर्फियां बनाऊंगा। मैं किमियागर हूं, शायद आपको मालूम नहीं। तो यार वह मंत्र हमें भी तो सिखा दो। हाँ, शौक से। पहले मेरी शागिर्दी कीजिए। पहले 1.25 सेर लड्डू लाकर चढ़ाइए, तब बताऊंगा। बात यह है कि मेरा तरह तरह के आदमियों से साबका पड़ता है। कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो जड़ी बूटी पर जान देते हैं। उनको अगर इतना मालूम हो जाए कि यह किसी फकीर की दी हुई बूटी है, फिर आपकी खुशामद करेंगे, नाक रगड़ेंगे और आप वह चीज़ उन्हें दे दें तो हमेशा के लिए आपके ऋणी हो जाएंगे। 1 रुपये में अगर 10-20 बुद्धुओं का एहसान का नमदा कसा जा सके तो क्या बुरा है? जरा से एहसान से बड़े बड़े काम निकल आते हैं। राय साहब ने कौतूहल से पूछा, मगर इन जड़ी बूटियों का गुण आपको कैसे याद रहेगा? खन्ना ने कह कहा मारा, आप भी राय साहब बड़े मजे की बातें करते हैं। जिस बूटी में जो गुण चाहे बता दीजिए, वह आपकी लियाकत पर मुनहसर है। सेहत तो रुपए में 8 आने विश्वास से होती है। आप जो इन बड़े बड़े अफसरों को देखते हैं और इनकी लंबी मूछ वाले विद्वानों को और इन रईसों को, ये सब अंधविश्वासी होते हैं। मैं तो वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर को जानता हूँ जो कुकरांधे का नाम तक नहीं जानते। इन विद्वानों का मजाक तो हमारे स्वामी जी खूब उड़ाते हैं। आपको तो कभी उनके दर्शन न हुए होंगे। अब कि आप आएंगे तो उनसे मिलवाऊंगा। जब से मेरे बगीचे में ठहरे हैं, दिन रात लोगों का तांता लगा रहता है। माया तो उन्हें छू भी नहीं गई है, केवल एक बार दूध पीते हैं। ऐसा विद्वान महात्मा मैंने आज तक नहीं देखा। न जाने कितने वर्ष हिमालय पर तप करते रहे। पूरे सिद्ध पुरुष हैं। आप उनसे अवश्य दीक्षा लीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आपकी यह सारी कठिनाइयाँ छूमंतर हो जाएंगी। आपको देखते ही आपका भूत भविष्य सब कह सुनाएंगे। ऐसे प्रसन्न मुख हैं कि देखते ही मन खिल उठता है। ताज्जुब तो यह है कि खुद इतने बड़े महात्मा हैं, मगर सन्यास, त्याग, मंदिर, मठ, संप्रदाय, पंथ, इन सबको ढोंग कहते हैं, पाखंड कहते हैं। रूढ़ियों के बंधन तोड़ो और मनुष्य बनो। देवता बनने का ख्याल छोड़ दो। देवता बनकर तुम मनुष्य न रह सकोगे। राय साहब के मन में शंका हुई। महात्माओं में उन्हें भी विश्वास था, जो प्रभुता वालों में आमतौर पर होता है। दुखी प्राणी को आत्मचिंतन में जो शांति मिलती है, उसके लिए वह भी लालायित रहते थे। जब आर्थिक कठिनाइयों से निराश हो जाते, मन में आता संसार से मुंह मोड़कर एकांत में जा बैठे और मोक्ष की चिंता करें। संसार के बंधनों को वह भी साधारण मनुष्यों की भांति आत्मोन्नति के मार्ग में बाधाएं समझते थे और इनसे दूर हो जाना ही उनके जीवन का भी आदर्श था। लेकिन संन्यास और त्याग के बिना बंधनों को तोड़ने का और क्या उपाय है? बोले, लेकिन जब वह संन्यास को ढोंग कहते हैं तो खुद क्यों संन्यास लिया है? खन्ना, उन्होंने संन्यास कब लिया साहब? वह तो कहते हैं आदमी को अंत तक काम करते रहना चाहिए।
विचार स्वातंत्र्य उनके उपदेशों का तत्व है। राय साहब, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। विचार स्वातंत्र्य का क्या आशय है? खन्ना, समझ में तो मेरे भी कुछ नहीं आता। अब की आइए तो उनसे बातें हों। वह प्रेम को जीवन का सत्य कहते हैं और इसकी ऐसी सुंदर व्याख्या करते हैं कि मन मुग्ध हो जाता है। राय साहब, मिस मालती को उनसे मिलाया या नहीं? खन्ना, आप भी दिल लगी करते हैं। मालती को भला इनसे मिलाता? वाक्य पूरा न हुआ था कि सामने झाड़ी में सरसराहट की आवाज सुनकर वह चौंक पड़े और प्राण रक्षा की प्रेरणा से राय साहब के पीछे आ गए। झाड़ी में से एक तेंदुआ निकला और मंद गति से सामने की ओर चला। राय साहब ने बंदूक उठा ली और निशाना बांधना चाहते थे कि खन्ना ने कहा, यह क्या करते हैं आप? खामखा उसे छेड़ रहे हैं, कहीं लौट पड़े तो? लौट पड़ेगा तो वहीं ढेर हो जाएगा। तो मुझे उस टीले पर चढ़ जाने दीजिए। मैं शिकार का ऐसा शौकीन नहीं हूं। तब क्या शिकार खेलने चले थे? शामत आई थी और क्या। राय साहब ने बंदूक नीचे कर ली। बड़ा अच्छा शिकार निकल गया। ऐसे अवसर कम ही मिलते हैं। खन्ना, मैं तो अब यहां नहीं ठहर सकता, खतरनाक जगह है। राय साहब, एक आध शिकार तो मार लेने दीजिए। खाली हाथ लौटते शर्म आती है। आप मुझे कृपा करके कार के पास पहुंचा दीजिए, फिर चाहे तेंदुए का शिकार कीजिए या चीते का। आप तो बड़े डरपोक हैं मिस्टर खन्ना, सच में। व्यर्थ में अपनी जान खतरे में डालना बहादुरी तो नहीं है। अच्छा, तो आप खुशी से लौट सकते हैं। अकेला? रास्ता बिल्कुल साफ है। जी नहीं, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। राय साहब ने बहुत समझाया मगर खन्ना ने एक न मानी। मारे भय के उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उस वक्त अगर झाड़ी में से एक गिलहरी भी निकल आती तो वो चीख मारकर गिर पड़ते। बोटी बोटी कांप रही थी, पसीने से तर हो गए थे। राय साहब को लाचार होकर उनके साथ लौटना पड़ा। जब दोनों आदमी बड़ी दूर निकल आए तो खन्ना के होश ठिकाने आए और वो बोले, खतरे से मैं नहीं डरता, लेकिन खतरे के मुंह में अंगुली डालना हिमाकत है। अजय जाओ, जरा सा तेंदुआ देख लिया तो जान निकल गई। खन्ना, मैं शिकार खेलना उस जमाने का संस्कार समझता हूं जब आदमी पशु था। तब से संस्कृति बहुत आगे बढ़ गई है। राय साहब, मैं मिस मालती से आपकी कलई खोल दूंगा। मैं अहिंसावादी होना लज्जा की बात नहीं समझता। अच्छा, तो यह आपका अहिंसावाद था? शाबाश। खन्ना ने गर्व से कहा, जी हाँ, यह मेरा अहिंसावाद था। आप बुद्ध और शंकर के नाम पर गर्व करते हैं और पशुओं की हत्या करते हैं। लज्जा आपको आनी चाहिए, न कि मुझे। कुछ दूर दोनों फिर चुपचाप चलते रहे। तब खन्ना बोले, तो आप कब तक आएंगे? मैं चाहता हूं आज ही आप पॉलिसी का फॉर्म भर दें और शक्कर के हिस्सों का भी। मेरे पास दोनों ही फॉर्म मौजूद हैं। राय साहब ने चिंतित स्वर में कहा, जरा सोच लेने दीजिए। इसमें सोचने की जरूरत नहीं। तीसरी टोली मिर्जा खुर्शेद और मिस्टर तंखा की थी। मिर्जा खुर्शेद के लिए भूत और भविष्य सादे कागज की भांति था। वह वर्तमान में रहते थे। न भूत का पछतावा था, न भविष्य की चिंता। जो कुछ सामने आ जाता था उसी में जी जान से लग जाते थे। मित्रों की मंडली में वह विनोद के पुतले थे। काउंसिल में उनसे ज़्यादा उत्साही मेंबर और कोई नहीं था। जिस प्रश्न के पीछे पड़ जाते मिनिस्टरों को रुला देते। किसी के साथ रियायत करना नहीं जानते थे। बीच बीच में परिहास भी करते जाते थे। उनके लिए आज जीवन था, कल का पता नहीं। गुस्सेवार भी ऐसे थे कि ताल ठोककर सामने आ जाते थे। नम्रता के सामने दंडवत करते थे, लेकिन जहां किसी ने शान दिखाई और यह हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गए। न अपना लेना याद रखते थे, न दूसरों का देना। शौक था शायरी का और शराब का। औरत केवल मनोरंजन की वस्तु थी। बहुत दिन हुए हृदय का दिवाला निकाल चुके थे। मिस्टर तंखा दांव पेच के आदमी थे। सौदे पटाने में, मुआमला सुलझाने में, अड़ंगा लगाने में, बालू से तेल निकालने में, गला दबाने में और दुम झाड़कर निकल जाने में बड़े सिद्धहस्त। कहिए रेत में नाव चला दें, पत्थर पर दूब उगा दें। तालुकेदारों को महाजनों से कर्ज दिलाना, नई कंपनियां खोलना, चुनाव के अवसर पर उम्मीदवार बनकर खड़े हो जाना, यही उनका व्यवसाय था। खासकर चुनाव के समय उनकी तकदीर चमकती थी।
किसी पोढ़े उम्मीदवार को खड़ा करते, दिलो जान से उसका काम करते और 10-20 हजार बना लेते। जब कांग्रेस का जोर था तो कांग्रेस के उम्मीदवारों के सहायक थे। जब सांप्रदायिक दल का जोर हुआ तो हिंदू सभा की ओर से काम करने लगे। मगर इस उलटफेर के समर्थन के लिए उनके पास ऐसी दलीलें थीं कि कोई उन्हें अंगुली न दिखा सकता था। शहर के सभी रईस, सभी हुक्काम, सभी अमीरों से उनका याराना था। दिल में चाहे लोग उनकी नीति पसंद भले न करें, पर वह स्वभाव के इतने नम्र थे कि कोई मुंह पर कुछ न कह सकता था। मिर्जा खुर्शीद ने रुमाल से माथे का पसीना पोंछ कर कहा, आज तो शिकार खेलने के लायक दिन ही नहीं है, आज तो मुशायरा होना चाहिए था। वकील ने समर्थन किया, जी हाँ, वहीं बाग में बड़ी बहार रहेगी। थोड़ी देर के बाद मिस्टर तनखा ने मामले की बात छेड़ी। अब के चुनाव में बड़े बड़े गुल खिलेंगे, आपके लिए भी मुश्किल है। मिर्जा विरक्त मन से बोले, अब कि मैं खड़ा ही न रहूंगा। तनखा ने पूछा, क्यों? मुफ्त की बकबक कौन करे, फायदा ही क्या? मुझे अब डेमोक्रेसी में भक्ति ही नहीं रही। जरा सा काम और महीने भर की बहस। हाँ, जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए अच्छा स्वांग है। इससे तो अच्छा है कि एक गवर्नर रहे, चाहे वह हिंदुस्तानी हो या अंग्रेज, इससे बहस नहीं। एक इंजन जिस गाड़ी को बड़े मजे से हजारों मील तक खींचकर ले जा सकता है, उसे 10,000 आदमी मिलकर भी उतनी तेजी से नहीं खींच सकते। मैं तो यह सारा तमाशा देखकर काउंसिल से बेजार हो गया हूँ। मेरा बस चले तो काउंसिल में आग लगा दूं। जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, वह व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है और कुछ नहीं। चुनाव में वही बाजी मार ले जाता है जिनके पास रुपए हैं। रुपए के जोर से उसके लिए सभी सुविधाएं तैयार हो जाती हैं। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े लिखने वाले और बोलने वाले, जो अपनी जबान और कलम से पब्लिक को जिस तरफ चाहे फेर दें, सभी सोने के देवता के पैरों पर माथा रगड़ते हैं। मैंने तो इरादा कर लिया है, अब इलेक्शन के पास भी न जाऊंगा। मेरा प्रोपेगेंडा अब डेमोक्रेसी के खिलाफ होगा। मिर्जा साहब ने कुरान की आयतों से सिद्ध किया कि पुराने ज़माने के बादशाहों के आदर्श कितने ऊंचे थे। आज तो हम उसकी तरफ ताक भी नहीं सकते। हमारी आंखों में चकाचौंध आ जाएगी। बादशाह को खजाने की एक कौड़ी भी निजी खर्च में लाने का अधिकार न था। वह किताबें नकल करके, कपड़े सील कर, लड़कों को पढ़ाकर अपना गुजारा करता था। मिर्जा ने आदर्श महीपों की एक लंबी सूची गिना दी। कहाँ तो प्रजा को पालने वाला बादशाह और कहाँ आजकल के मंत्री और मिनिस्टर। 5, 6, 7, 8 हजार माहवार मिलना चाहिए। यह लूट है या डेमोक्रेसी? हिरणों का एक झुंड चरता हुआ नजर आया। मिर्जा के मुख पर शिकार का जोश चमक उठा। बंदूक संभाली और निशाना मारा। एक काला हिरन गिर पड़ा, वह मरा। इस उन्मत्त ध्वनि से मिर्जा भी बेतहाशा दौड़े, बिल्कुल बच्चों की तरह उछलते कूदते और तालियां बजाते। समीप ही वृक्ष पर एक आदमी लकड़ियां काट रहा था। वह भी चटपट वृक्ष से उतरकर मिर्जा जी के साथ दौड़ा। हिरन की गर्दन में गोली लगी थी। उसके पैरों में कंपन हो रहा था और आंखें पथरा गई थी। लकड़हारे ने हिरन को करुण नेत्रों से देखकर कहा, अच्छा पट्टा था, मन भर से कम का न होगा। हुक्म हो तो उठाकर पहुंचा दूं? मिर्जा कुछ बोले नहीं। हिरन की टंगी हुई दीन वेदना से भरी आंखें देख रहे थे। अभी 1 मिनट पहले इसमें जीवन था। जरा सा पत्ता भी खड़कता तो कान खड़े करके चौकड़ियां भरता हुआ निकल भागता। अपने मित्रों और बाल बच्चों के साथ ईश्वर की उगाई हुई घास खा रहा था। मगर अब निस्पंद पड़ा है। उसकी खाल उधेड़ लो, उसकी बोटियां काट डालो, उसका कीमा बना डालो, उसे खबर न होगी। उसके क्रीड़ामय जीवन में जो आनंद था, जो आकर्षण था, क्या वह निर्जीव शव में है? कितनी सुंदर गठन थी, कितनी प्यारी आंखें, कितनी मनोहर छवि। उसकी छलांग हृदय में आनंद की तरंगे पैदा कर देती थी। उसकी चौकड़ियों के साथ हमारा मन भी चौकड़ियां भरने लगता था। उसकी स्फूर्ति जीवन सा बिखेरती चली जाती थी, जैसे फूल सुगंध बिखेरता है। लेकिन अब उसे देखकर ग्लानि होती है। लकड़हारे ने पूछा, कहाँ पहुंचाना होगा मालिक? मुझे भी 2-4 पैसे दे देना। मिर्जा जी जैसे ध्यान से चौंक पड़े, बोले, अच्छा उठा ले, कहाँ चलेगा? जहाँ हुक्म हो मालिक। नहीं, जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ ले जा, मैं तुझे देता हूँ।
लकड़हारे ने मिर्जा की ओर कौतूहल की दृष्टि से देखा, मानो कानों पर विश्वास न आया। अरे नहीं मालिक, मालिक ने शिकार किया है तो हम कैसे खा लें? नहीं नहीं, मैं खुशी से देता हूँ, तुम इसे ले जाओ। तुम्हारा घर कितनी दूर है? कोई आधा कोस होगा मालिक। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ, देखूंगा तुम्हारे बाल बच्चे कैसे खुश होते हैं। ऐसे तो मैं न ले जाऊंगा सरकार, आप इतनी दूर से आए, इस कड़ी धूप में शिकार किया, मैं कैसे उठा ले जाऊं? उठा उठा, देर न कर, मुझे मालूम हो गया है कि तू भला आदमी है। लकड़हारे ने डरते डरते और रह रहकर मिर्जा जी के मुख की ओर सशंक नेत्रों से देखते हुए कि कहीं बिगड़ न जाए, हिरन को उठाया। सहसा उसने हिरन को छोड़ दिया और खड़ा होकर बोला, मैं समझ गया मालिक, हुजूर ने इसकी हलाली नहीं की। मिर्जा ने हंसकर कहा, बस बस, तूने खूब समझा, अब उठा ले और चल घर। मिर्जा जी धर्म के इतने पाबंद न थे। 10 साल से उन्होंने नमाज न पढ़ी थी। 2 महीने में एक दिन व्रत रख लेते थे, बिल्कुल निराहार निर्जल। मगर लकड़हारे को इस ख्याल से जो संतोष हुआ कि हिरन अब इन लोगों के लिए अखाद्य हो गया है, उसे वह फीका न करना चाहते थे। लकड़हारे ने हल्के मन से हिरन को गर्दन पर रख लिया और घर की ओर चला। तंखा अभी तक तटस्थ भाव से वहीं पेड़ के नीचे खड़े थे। धूप में हिरन के पास जाने का कष्ट क्यों उठाते? कुछ समझ में न आ रहा था कि मामला क्या है, लेकिन लकड़हारे को उल्टी दिशा में जाते देखा तो आकर मिर्जा से बोले, आप उधर कहाँ जा रहे हैं हजरत, क्या रास्ता भूल गए? मिर्जा ने अपराधी भाव से मुस्कुराकर कहा, मैंने शिकार इस गरीब आदमी को दे दिया है, अब जरा इसके घर चल रहा हूं, आप भी आइए ना। तंखा ने मिर्जा को कौतूहल की दृष्टि से देखा और बोले, आप अपने होश में हैं या नहीं? कह नहीं सकता, मुझे खुद नहीं मालूम। शिकार इसे क्यों दे दिया? इसीलिए कि उसे पाकर जितनी खुशी होगी मुझे या आपको न होगी। तंखा खिसिया कर बोले, जाइए, सोचा था खूब कबाब उड़ाएंगे, सो आपने सारा मजा किरकिरा कर दिया। खैर राय साहब और मेहता कुछ न कुछ तो लाएंगे ही, कोई गम नहीं। मैं इस इलेक्शन के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आप नहीं खड़ा होना चाहते न सही, आपकी जैसी मर्जी, लेकिन आपको इसमें क्या तामुल है कि जो लोग खड़े हो रहे हैं उनसे इसकी अच्छी कीमत वसूल की जाए? मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप किसी पर भेद न खुलने दें कि आप नहीं खड़े हो रहे हैं। सिर्फ इतनी मेहरबानी कीजिए मेरे साथ। ख्वाजा जामल ताहिर इसी शहर से खड़े हो रहे हैं। रईसों के वोट 16 आने उनकी तरफ हैं, हुक्काम भी उनके मददगार हैं। फिर भी पब्लिक पर आपका जो असर है, इससे उनकी कोर दब रही है। आप चाहें तो आपको उनसे 10-20 हज़ार रुपये महज यह जाहिर करने के मिल सकते हैं कि आप उनकी खातिर बैठे जाते हैं। नहीं, मुझे अर्ज कर लेने दीजिए, इस मामले में आपको कुछ नहीं करना है। आप बेफिक्री से बैठे रहिए, मैं आपकी तरफ से मैनिफेस्टो निकाल दूंगा और उसी शाम को आप मुझसे 10,000 रुपये नगद वसूल कर लीजिए। मिर्जा साहब ने उनकी ओर हिकारत से देख कर कहा, मैं ऐसे रुपये और आप पर लानत भेजता हूँ। मिस्टर तंखा ने जरा भी बुरा न माना, माथे पर बल तक न आने दिया। मुझ पर आप चाहे जितनी भी लानत भेज दें, मगर रुपये पर लानत भेजकर आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मैं ऐसी रकम को हराम समझता हूँ। मिस्टर तंखा, आप शरीयत के इतने पाबंद तो नहीं दिखते। मिर्जा, लूट की कमाई को हराम समझने के लिए शरा का पाबंद होने की जरूरत नहीं है। तो इस मामले में क्या आप फैसला तब्दील नहीं कर सकते? जी नहीं। अच्छी बात है, इसे जाने दीजिए। किसी बीमा कंपनी के डायरेक्टर बनने में तो आपको कोई एतराज नहीं। आपको कंपनी का एक हिस्सा भी न खरीदना पड़ेगा, आप सिर्फ अपना नाम दे दीजिए। जी नहीं, मुझे यह भी मंजूर नहीं। मैं कई कंपनियों का डायरेक्टर, कई का मैनेजिंग एजेंट और कई का चेयरमैन था। दौलत मेरे पांव चूमती थी। मैं जानता हूँ दौलत से आराम और तकल्लुफ़ के कितने ही सामान जमा किए जा सकते हैं, मगर यह भी जानता हूँ कि दौलत इंसान को कितना खुदगर्ज बना देती है, कितना ऐश पसंद, कितना मक्कार और कितना बेगैरत। वकील साहब को फिर कोई प्रस्ताव करने का साहस न हुआ। मिर्जा जी की बुद्धि और प्रभाव में उनका जो विश्वास था वह थोड़ा कम हो गया। उनके लिए धन ही सब कुछ था और ऐसे आदमी जो लक्ष्मी को ठोकर मारता हो, उनका उनसे कोई मेल न हो सकता था।
शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।